नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वर्ण में भाग 2 पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ भी है ना, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा विशेष हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको उतना नॉलेज दें, है ना, जितना आपकी ज़रूरत है, और जितना नॉलेज आपके पास है उससे ज़्यादा नॉलेज हम देने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो जो भी आप पढ़े होंगे वर्ण, है ना, वो किसी भी क्लास में अगर आप पढ़े हैं, किसी भी गुरु जी से अगर आप पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा हम विशेष पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चा, हम लोग पढ़े होंगे लास्ट क्लास में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। रोहित कुमार, बायोलॉजी का वीडियो प्राइवेट कर दीजिए। अब ये रोहित कुमार जो है हमारा मालिक है। अब हम पढ़ाना शुरू कर दिए तो हम ही को क्या सिखा रहा है बताइए। ये हमारा मालिक है, ये हमको क्या क्या बोल रहा है। अरे पढ़ाने तो नहीं यार, फालतू दिमाग का लगा रहे हो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो भागो, नहीं तो ऑनलाइन में ना सबके सामने तुमको सुनने पड़ जाएगा। मैसेज अपन हटाओ, नहीं तो सुनना पड़ जाएगा तुमको। फालतू मैसेज मत कीजिए। क्या करना क्या नहीं करना, जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली पढ़ो। हाँ, तो सामने रहता हूँ तेरा पता ही वाला मैं। हाँ बाबू, तो हम आपको बोल रहे थे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। फालतू मैसेज नहीं कीजिएगा। जितना हम आपको कहेंगे उतना ही मैसेज कीजिएगा, है ना। मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा समय दे रहे हो तो कुछ सीखिएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सुनिए। उसके बाद यहाँ पर एक नोट हम आपको लिखाएंगे, नोट। और हम बोलेंगे ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर या संध्य स्वर भी कहा जाता है। ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर या संध्य स्वर भी कहा जाता है। ध्यान देना बाबू। ए आई ओ औ 4 वर्ण हम बोले हैं। ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर या संध्य स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है? तो ये चारों जो वर्ण है ना, ए आई ओ औ, ये 2 वर्णों के मिलने से बनता है। जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं तभी बनता है ए, तभी बनता है ऐ ओ औ। 2 वर्ण के मिलने से इन चारों वर्णों का निर्माण होता है। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन से 2 वर्ण हैं जिनके आपस में मिलने से ए बनता है, आपस में मिलने से ऐ बनता है,
आपस में मिलने से ओ औ बनता है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं, है ना, तो हम आपको बता भी देते हैं। और वही दो वर्ण आपस में मिल जाता है ना, इसलिए संयुक्त स्वर या संध्य स्वर कहते हैं, है ना। तो बउआ अ आ प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई, अगर ये दोनों मिलेगा तो ए बनेगा। आ दोनों में से कोई एगो, ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों में से कोई एगो। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो ए बनेगा। आ जोड़ ए ऐ, तो ऐ बनेगा। फिर ओ औ कैसे बनेगा, तो आ जोड़ ह्रस्व उ दीर्घ उ, ओ बनेगा। औ और आ जोड़ ओ औ बनेगा, औ बनेगा। आ उससे मिल गया ह्रस्व ई दीर्घ ई, दोनों में से कोई एगो मिल गया तो ए बनेगा। आ उससे मिल गया ए या ऐ, दोनों में से कोई एक होता ऐ बनेगा। आ उससे मिल गया ह्रस्व उ दीर्घ उ, ओ बनेगा। आ उससे मिल गया ओ औ, तो औ बनेगा। तो ए ऐ ओ औ, ये चारों जो वर्ण है वो कोई दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं तभी ये चारों वर्णों का निर्माण होता है बाबू। इसलिए बोलते हैं संयुक्त स्वर या बोलते हैं बाबू संधि स्वर। अब समझिएगा, जाति के अनुसार, जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को तीन भागों में बांटा गया, ये हम पढ़ चुके हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, हमारी बात आप सभी बच्चे समझिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू पिछले क्लास में कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, सवर्ण असवर्ण, सवर्ण असवर्ण। यहां देखिएगा, सवर्ण या सजातीय स्वर, हाँ, सवर्ण सजातीय स्वर। वो कोई बच्चा कॉल कर दिया, आप अपना दिमाग में फालतू मत लगाइए, रुक गया था, कोई बच्चा कॉल कर देता, आप उसी में डिस्टर्ब हो गया। सवर्ण या सजातीय स्वर, और दूसरा है बाबू असवर्ण या विजातीय स्वर। तो देखिए सवर्ण या सजातीय स्वर कौन कौन है। आ, ये सजातीय स्वर है। ह्रस्व ई
दीर्घ ई, ये सजातीय स्वर है। ह्रस्व उ, दीर्घ ऊ, ये सजातीय स्वर है। ह्रस्वरी, दीर्घरी, ये आपका सजातीय स्वर है। मतलब सिर्फ मात्रा का अंतर होता है बाबू, सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। हमारी बातों को गौर से सुनते रहिएगा। सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है बच्चा, एक मात्रा का। जैसे अ आ को हम बोले सवर्ण, मतलब हम बोले सजातीय स्वर, तो सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। अगर उस मात्रा को आप मिटा दीजिएगा ना, तो देखिएगा दोनों देखे में एक के जैसन लगेगा। जैसे देखिए ई मात्रा है, इसको देखिए हम हटा दिए, तो देखिए दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं। तो ऐसा न का कि हमने सब कहा है बउआ सजातीय स्वर, ह्रस्व ई दीर्घ ई, तो एकरा में भी बउआ मात्रा के अंतर होले बुआ। तब तुम मान ली एकरा में मात्रा हटा दे, देखिए मात्रा हम हटा दिलिए, मात्रा हट गई है ना। तो मात्रा हट गई तो देखे में एक जैसन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो तू हखी बुद्धिमान, तोरा समझ में आ गलो। एकरा में देखी ई वाला मात्रा है, अगर हम एकरा ऐसे करके हटा देवे तो एक जैसन लगले ना बुआ, है ना। उसी प्रकार से बाबू ये हो मात्रा है ना। एरा मात्रा हटा दे मेरे जैसन लगती। देखिए ना, एरा हम एक बार घूमे लिए, हम दो बार घुमा दिलिए, है ना। तो सवर्ण या सजातीय स्वर यही है बच्चा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और नंबर 2 में है बउआ असवर्ण या विजातीय स्वर। असवर्ण या विजातीय स्वर, तो इसमें कौन आवेगा भाई? असवर्ण या विजातीय स्वर, इसमें कौन आवेगा भाई? तो इस एगो इससे उठा लो और एगो किसी से कोई उठा लो, वो हो गया आपका विजातीय स्वर। तो मान लीजिए इससे हम आपका अ उठा लिए, तो एगो आप मान लीजिए इस से ई उठा लीजिए, तो अ और ई, तो ये आपका हो गया विजातीय स्वर। मान लीजिए आप दीर्घ ई उठाएं और यहाँ पर आप ह्रस्व उ कुछ इसमें से लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका विजातीय स्वर। मान लीजिए आप दीर्घ उ उठाए और इसमें री लगा दिए, तो बहुआ ये हो गया आपका विजातीय स्वर। मतलब कोई एगो इसमें से उठाइए, कोई एगो कोई उठा लीजिए, तो वो हो गया आपका विजातीय स्वर, है ना। कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल तो और बढ़ते चलल जा सकता है। ये तो बेचारा तनिए में सिमट के रह जाएगा, है ना। काहे कि मिलन जो होगा है ना, वो बड़े कम आदमी में होगा। मेल मिलाप जो रहा है ना, वो बड़े कम आदमी में रहा है ना। तो इसलिए मिलन वाला चीजवा देखिए जे परी तोरा प्रूफ कर दिल कि देखिए काम है कई 1 2 3 4 चारे गो देखिए जा परिवार है जरा से मिल रहा है ना। लेकिन नहीं मिले वाला ना तोरा ढेर मिल जीतू, है ना। ढेर ऐसा तोरा परिवार मिल जीतो जो जिंदगी में कहियो मिलने वाला नहीं हो, है ना। तो देखियो ओकर संख्या इतना इतना ओकर संख्या है ना जेकर कोई हिसाब नहीं, है ना। तो देखिए ये सब होले 4 परिवार, 1 2 3 4 परिवार होली जो मिल रहा है ना। ओरा बोलली हम सजातीय स्वर। आ देखिए ये सब नहीं मिल रहा है, अ अलग चीज है, ई अलग चीज है, मिलिए नहीं सकला कहियो। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बाबू बहुत सारा हो सकता है ना। आप और भी दे सकते हो ना। आप मान लीजिए शुरू में ई लिख दीजिए, बाद में आ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? और भी एग्जाम्पल हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं बाबू कि हम आपको इतना समझाने में सफल हो गए। अब अगर आपको समझ में आ गया तो सभी बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इसके बाद हम आपको बताएंगे मात्रा। इसके बाद का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मात्रा। तो बच्चे मेरे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आप स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं। अब हम जरा इसको मिटाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मात्रा। 10 क्लास का बच्चा अगर देख रहा है तो उसके लिए तो सही है, व्याकरण पढ़ना ही है। 12 क्लास का बच्चा, उनके लिए भी सही है। हिंदी 100 मार्क्स है, आपको आता है, फिर भी आप पढ़ते रहिए। ये अंत है पढ़ाई बाबू। इसके बाद आपको हिंदी व्याकरण कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और जब फिर भविष्य में कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो उसमें हिंदी व्याकरण भी पूछता है। ये बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें प्रयास करूँगा 10 क्लास और 12 क्लास के लेवल से भी हम थोड़ा ऊंचा लेकर के चलें, है ना। हम प्रयास करेंगे, हम थोड़ा विशेष पढ़ावे आपको। तो देखिए, मात्रा पढ़ते हैं बहुआ, हम लोग मात्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो मात्रा का परिभाषा क्या होता है, तो सुनो। स्वर के प्रतिनिधि रूप, स्वर वर्ण हम बोल रहे हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण तो आपको पता ही होगा, 11 गो होता है भाई, सभी बच्चों को पता है। स्वर के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों की सहायता हो पाती है। स्वर के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों की सहायता हो पाती है। यहाँ पर आप देखिएगा, स्वर के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों की सहायता हो पाती है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वर के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों की सहायता हो पाती है उसे मात्रा कहते हैं, है ना। मात्रा पहले तो परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वर के प्रतिनिधि रूप मतलब स्वर वर्ण के प्रतिनिधि रूप। चलिए, यहाँ पर स्वर वर्ण ही लिख देते हैं, है ना बउआ। स्वर वर्ण हो गए। तो स्वर वर्ण के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों की सहायता हो पाती है। अब है क्या वो समझिए। स्वर वर्ण से मात्रा निकलता है और मात्रा की सहायता से व्यंजन वर्ण बनता है। इतना आप बढ़िया से कान खोल करके सुन लो भाई। स्वर वर्ण से मात्रा निकलता है, मात्रा से व्यंजन वर्ण बनता है। चलो ऐसे लिख देते हैं, स्वर वर्ण से मात्रा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है ना। स्वर वर्ण से मात्रा उत्पन्न होता है, हम आपको उत्पन्न करके दिखाएंगे। और मात्रा से व्यंजन वर्ण बनता है, व्यंजन वर्ण बनता है। अब देखिए, यहाँ पर
हम स्वर वर्ण लिखें, इससे हम मात्रा निकालेंगे और उस मात्रा की के सहायता से व्यंजन वर्ण बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम आपको, हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन किया कि इतासंग में बुक कब आएगा सर। वो आ चुका है। जिस गांव का आप नाम ले रहे हो उस गांव में हम किताब पहुंचा दिए हैं। आपको अगर ये पता करना है कब कहाँ पर मिलेगा तो वो आप हमको कॉल कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है। पर यहाँ पर ये सब पूछने का भी है तो आप कॉल करके पूछिए, मैसेज मत कीजिए। राम रतन कुमार को हम बोल रहे हैं, मैसेज मत कीजिए, कॉल करके ये सब पूछिए। पढ़ाते समय नो डिस्टर्ब। हाँ, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्वर वर्ण लिखेंगे और उस मात्रा से हम व्यंजन वर्ण बनावेंगे। तो देखिए, आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वौ दीर्घौ ए ऐ ओ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वौ दीर्घौ। उसके बाद हम यहाँ पर री लिखेंगे, री ए ऐ ओ आओ। तो ये हो गया आपका स्वर वर्ण, जिसकी संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। तो स्वर वर्ण हुआ। अब इससे मात्रा निकालेंगे। तो ये जो अ लिखा हुआ है इससे कोई मात्रा नहीं निकलेगा, इसलिए हम 0 लिख देंगे यहाँ पर। और आ से आपका ये मात्रा निकलेगा, यह देखिए ये वाला मात्रा आकार। फिर यहाँ से निकलेगा, यह देखिए हर्षीकार, ह्रस्व ईकार, ह्रस्व ईकार हुआ। फिर यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से दीर्घ ईकार, दीर्घ ईकार हुआ। फिर यह निकलेगा आपका ह्रस्व उकार, यह निकलेगा दीर्घ उकार। फिर ये आपका री, इस प्रकार से नीचे जो देते हैं री। फिर यह है ए, फिर निकला ऐ, या देखिए ऐ। फिर निकला ओ, फिर निकला औ, है ना। ये आ से कोई मात्रा नहीं निकला, तो आकार, ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। अब इससे हम व्यंजन वर्ण बनावेंगे। तो देखिए, व्यंजन वर्ण आप जानते करते हो कौन कौन है, क च ट, सब ये सब व्यंजन वर्ण है। तो देखिए क लिख दिए और सब में क लिखिए, ये मात्रा को उड़ा दीजिए। देखिए इसमें क लिखे और देखिए मात्रा उड़ा दिए। हम जानते हैं कि आपको आता है, लेकिन आप एक तरीका सीखिए, है ना। फिर देखिए इसमें क लिख दिए और ऐसे करके उड़ा दीजिए। फिर क लिख दिए, इसको उड़ा दीजिए। फिर क लिख दिए इस प्रकार से, फिर क लिखें इस प्रकार से, फिर क लिखें, नीचे में री हो गया। फिर क लिखें ए हो गया। फिर क लिखें ऐ हो गया। फिर क लिखें ओ हो गया। फिर क लिखें औ हो गया। ठीक है। क का, ह्रस्व की, दीर्घ की, ह्रस्व को, दीर्घ को, क्री के, कै को, कौ। इस प्रकार से सभी का बन जाएगा। तो वही है, स्वर वर्ण से मात्रा उत्पन्न होता है और मात्रा से व्यंजन वर्ण बनता है। तो हमने स्वर वर्ण से मात्रा उत्पन्न किया
और मात्रा से हमने व्यंजन वर्ण बनाया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। चलिए, मिटा रहे हैं बाबू, मात्रा भी पढ़ा दिए। चलिए, यहाँ से आपने देखा लास्ट में हमने लिखा था व्यंजन वर्ण। आपने देखा बच्चा, हम लास्ट में लिखे थे व्यंजन वर्ण, है ना। तो अब हम आपको व्यंजन वर्ण पढ़ाने जा रहे हैं। स्वर वर्ण हो गए खत्म, अब पढ़ा रहे हैं बाबू आपको व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा संस्कृत में देखिए, व्यज्यते समुच्चार्यते, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन। द्योत्यते ध्वनि विशेषों, ध्वनि विशेषों येन तद व्यंजनम। व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। ये परिभाषा संस्कृत में है व्यंजन वर्ण का। अब तो आप लोग को तो लगेगा याद नहीं होगा, आप लोग तो एकदम सबसे पहले ही दिमाग में एकदम अटा लिए होंगे, बैठा लिए होंगे, सेट करवा लिए होंगे कि याद तो नहीं होगा। परिभाषा संस्कृत में कहाँ से याद होगा, पॉसिबल नहीं है कि याद हो जाएगा। लेकिन याद होता है अगर याद करने का कला और याद करने का रहस्य जिस दिन आपको पता चल जाएगा, है ना, पढ़ाई आपके लिए इजी हो जाएगी। याद कैसे होता है, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, अगर ये चीज़ आप सीख गए तो फिर पढ़ना आपके लिए कभी भी बोझ नहीं रहेगा, है ना। याद होता कैसे है, तो याद होता है, याद करने से याद नहीं होता है, बल्कि हम लोग उसको सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। फिर किसी टाइम अगर पढ़ने के लिए हम लोग बैठे तो फिर 2 बार 3 बार हम उसको पढ़ लेंगे। अगला दिन जब हम कोई अगला टॉपिक पढ़ना शुरू किए तो उस पिछला टॉपिक को फिर 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से और रिवीजन करने से, कुछ भी नया चीज़ पढ़ने से पहले पिछला जितना भी पढ़ें एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि कुछ टॉपिक आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो पिछला में सब कुछ आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये सब थोड़ा तरीका होता है, करना पड़ता है, कीजिएगा, याद होगा अगर आपको पढ़ने के लिए आता है तो।
अब इसी को बार बार हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल फिर पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे, अगला दिन फिर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। व्यज्यते समुच्चार्यते, पहले तो पढ़े नहीं आवेगा, इसलिए सुनो बढ़िया से। व्यज्यते समुच्चार्यते, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन, धोत्यते ध्वनि विशेषो ये न तद व्यंजनम, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन। आप हमारे साथ याद कर लीजिए, कुछ याद कर लीजिए बच्चा। व्यज्यते समुच्चार्यते, व्यज्यते समुच्चार्यते वर्णांतर संयोगेन, धोत्यते ध्वनि विशेषो, धोत्यते ध्वनि विशेषो ये न तद व्यंजनम। और अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण है ना स्वर वर्ण की सहायता से होता है। कौमा यहाँ दे देते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उससे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। अब व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना है? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आप सभी बच्चों को पता है कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है और व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हम आपको तीनों व्यंजन बारी बारी से समझा देंगे, तो आपका समझिए व्यंजन वर्ण समाप्त हो जाएगा, है ना। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बाबू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया। तो अब हम आपको थोड़ा स्पर्श व्यंजन एकदम इत्मीनान से बताते हैं, आराम से आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन। तो अब हम इसको मिटा देते हैं।
अब थोड़ा सा आप सभी बच्चे स्पर्श व्यंजन समझिए। स्पर्श व्यंजन, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि स्पर्श व्यंजन इसकी संख्या 25 है। सबसे पहला लाइन हम यही लिखेंगे, इसकी संख्या 25 है। ठीक। स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है बच्चा, इसकी संख्या 25 है। इसे वर्ग भी कहा जाता है, वर्ग भी कहा जाता है। मतलब स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, और वो है वर्ग। वर्ग, वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो वर्ग आपका 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वर्ग में आप जानते होंगे कितने वर्ण आते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, है ना। अब समझिए, जैसे कवर्ग है तो उसमें भी आपका 5 वर्ण है, चवर्ग है इसमें भी आपका 5 वर्ण है, सब में आपका 5 वर्ण है ना। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का आखिरी वर्ण, प्रत्येक वर्ग का आखिरी वर्ण मतलब अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर कहलाता है। मतलब प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे अंग, जैसे वर्ग है तो इसका अंगा हो जाएगा, चवर्ग है तो इया, टवर्ग है तो न, तवर्ग है तो न, पवर्ग है तो म। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमा अक्षर को, पंचमा अक्षर को अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण
कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, है ना। और इसका चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है, इसका लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु होता है। चलिए अब ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट करके हम पढ़ देंगे, आप समझ जाइएगा, है ना। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्पर्श व्यंजन। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट, कोई अगर पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो आपने बोला 25। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्ग। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम क्या मैसेज कर रहा है? के है के प्रेम वर्मा, प्रेम वर्मा मैसेज करने से पहले ये आप समझ लीजिए कि आप कहाँ पर मैसेज कर रहे हो। किसी का नाम लेकर के मैसेज आप कर रहे हो, आलतू फालतू दिमाग लगा करके हमको टेंशन मत दो, नहीं तो उल्टा पुल्टा सुनने का मन है तो सुना देंगे हम ऑनलाइन में। आलतू फालतू मैसेज मत कीजिए। प्रेम वर्मा, अपने मैसेज को हटाओ, नहीं तो ग्रुप से भागो तुम। प्रेम वर्मा, प्रेम वर्मा, हाँ। और आगे से कभी फालतू मैसेज नहीं कीजिएगा। हो सकता प्रॉब्लम, उस सब का नेटवर्क का बात है भाई। 4 बजे से क्लास रहता है, तो कुछ समय आप लोग अपना बिताते होंगे, नेटवर्क बर्बाद करते होंगे, है ना। वो कोई पहले भी ऑनलाइन क्लास चलता होगा, उसमें भी चल जाता है, तो परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए फालतू किसी दूसरा का नाम लेकर कमेंट मत कीजिएगा। किसी दूसरा का नाम लेकर के आप कमेंट मत कीजिएगा बच्चा। हाँ तो सुनिए, हम देखिए आपको पढ़ाने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्या जरूरी था? हम सीधा जानते हो क्या कर सकते थे इसमें? हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है और 2500 स्पर्श व्यंजन वर्ण लिख देते, आप देख लेते, कहानी खत्म। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आपको लगता है कि हमको हिंदी व्याकरण पढ़ लें, तो फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि हम आपको विशेष जानकारी दूंगा। हम विशेष आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अंतिम एकदम है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है व्याकरण। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है ना, पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि 5वां वर्ण है। और अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण जो है नासिका से होता है। उच्चारण जो है बच्चा आपका वो नासिका से होता है ना। तो जिस पर अनुस्वार पड़ जाएगा ना, तो वो समझिए उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना। अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है और विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है ना। तो अब कौन कौन है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आपको पता ही है। 25 आपको पता ही होगा, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है।
और पंचमा अक्षर मतलब आपको ही पता है, अंग, अंग, या, ना, ना, मा। अंग, या, ना, ना, मा, यही है पंचमाक्षर और यही है अनुनासिक वर्ण। चलिए बच्चा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अंतः अस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। इससे अर्धस्वर भी कहा जाता है। और 4 कौन कौन है तो आपको पता, य, र, ल, व। इसकी संख्या 4 है। ओ, संख्या छूट गया। इसकी संख्या, थोड़ा विशेष चल रहा था, हड़बड़ाइएगा मत। कल नहीं पढ़ाए तो हम थोड़ा सा 10 मिनट फालतू पढ़ा करके मेकअप कर देंगे। बस 2-4 मिनट और रुकिए, 2-4 मिनट और रुकिए। तो इसकी संख्या 4 है। इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन? य, र, ल, व, है ना। अब है वो उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। कौन कौन है? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, है। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, है। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा और। अब थोड़ा सा में क्या बताएंगे, जैसे य, र, ल, व तो हो गया आपका अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ह हो गया आपका उष्म व्यंजन वर्ण। तो आपको पता है इसमें बचा क्या? तो इसमें बचा क्षत्रज्ञ। इसमें बच गया क्षत्रज्ञ। चलिए तो मिटा रहे हैं बस 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट की कहानी और है तो व्यंजन वर्ण एकदम कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। क्षत्रज्ञ को क्षत्रज्ञ को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। नोट आज शुरुआत किए थे पढ़ाना, तो नोट में हम आपको लिखाए भी थे कि ए, आई, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर। क्षत्रज्ञ को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ये भी है, जो 2 व्यंजन वर्ण के मिलाएंगे तो छ बनेगा, 2 व्यंजन वर्ण को मिलाएंगे तो त्र बनेगा, और 2 व्यंजन वर्ण को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। तो देखिए, क हलंत जोड़ स तो छ बनेगा, और त हलंत जोड़ र तो तरा बनेगा, और ज हलंत जोड़ य तो आपका ज्ञ बनेगा। तो ये दोनों, ये 3 गो जो आपका व्यंजन वर्ण है वो 2 गो व्यंजन वर्ण के आपस में मिलाएंगे तभी बनेगा। क और स को मिलाएंगे तो छ बनेगा, त र को मिलाएंगे तो त्र बनेगा, ज य को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। अब अगर आपको समझ में आ गया
तो कमेंट में आप क्लियर लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया कमेंट में क्लियर लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में क्लियर लिखिए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में क्लियर लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। चलिए ठीक, तो आपका व्यंजन वर्ण भी समाप्त हो गया। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ हैं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।